चलिए, तो अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ही प्रोहिबिट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग टू वर्शिप एट द ग्रेव ऑफ द सेंट। सेंट मीन्स मुस्लिम संत या पीरों की कब्र पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था मुस्लिम महिलाओं को, और ये किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे पहला कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक दयालु और एक परोपकारी शासक था। क्लियर? इसकी कंपेयर की गई है अकबर से और औरंगजेब से, लेकिन अलग अलग मामलों में। अकबर से कंपेयर की गई है पॉलिटिकल मामलों में, और रिलीजियस मामलों में कंपेयर की गई है किससे? औरंगजेब से, क्योंकि ये धार्मिक कट्टर भी था। क्लियर? मुस्लिम धर्म के प्रति कट्टर था और हिंदू धर्म के प्रति क्या था? काफी ज्यादा कट्टर था, और हिंदू धर्म को समाप्त करने की इसने कई प्रयत्न किए, कई कोशिशें की। देखिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने जो अपना शासन किया है वो शरीयत रूल्स के अनुसार किया है, शरीयत कानूनों के हिसाब से किया, जैसा औरंगजेब ने भी किया था। हिंदू रिलीजियंस के जितने भी टेक्स्ट थे इंपॉर्टेंट, उनका ट्रांसलेशन कराया है संस्कृत से अरेबिक और पर्शियन में। जजिया टैक्स इंपोज किया है किस पर? ब्राह्मणों पर। और ही प्रोहिबिट यानी मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम धर्म के जो पीर होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी कब्र पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड 6 सिटीज इन हिज रूलिंग पीरियड। इन्होंने अपने शासनकाल में 6 शहरों की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ही फाउंडेड 6 सिटीज इन हिज रूलिंग पीरियड। इन्होंने अपने शासनकाल में 6 शहरों की स्थापना की। सबसे पहला जो मैं बता रहा हूं वो है हिसार। हिसार कहां पर है? हिसार है हरियाणा में। तो सबसे पहला ही सिटी इन्होंने जो इस्टेब्लिश किया वो है हिसार, जो कि कहां पर आता है? हरियाणा में। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिटी इस्टेब्लिश बाई फिरोज शाह तुगलक। तो पहला ही शहर बताया है हिसार, जो कहां पर आता है? हरियाणा में। हिसार का पहले जो नाम हुआ करता था वो फिरोजा हुआ करता था। इन्हीं के नाम पर क्या नाम था? फिरोजा। ठीक है। अगला जो सिटी है उसका नाम है फतेहाबाद। FATHE फतेहाबाद। तो फतेहाबाद अनदर सिटी वॉज एस्टेब्लिश बाई हिम। और अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो इसका नाम इन्होंने अपने पुत्र, अपने सबसे प्रिय पुत्र के नाम पर रखा है, जिसका नाम था फतेह खान, जो इनका सबसे बड़ा बेटा था, फतेह खान के नाम पर। फतेह खान के नाम पर इन्होंने सिटी स्टेब्लिश की फतेहाबाद, और वो अपने पुत्र के नाम पर रखा। ठीक है। थर्ड जो सिटी थी जो दैट वाज एस्टेब्लिश बाय हिम वाज फिरोजपुर। फिरोजपुर जो कहां पर आता है? फिरोजपुर पंजाब में आता है, सतलज नदी के तट पर। यानी याद रखने के लिए आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस एक हिसार छोड़ दें, इसके बाद सब F से है। फिरोजपुर, फतेहाबाद। फोर्थ जो सिटी है उसका नाम है, दिल्ली के निकट इन्होंने बसाया था, फिरोज शाह कोटला। काफी सुना होगा नाम आप लोगों ने। दिल्ली के निकट इन्होंने सिटी स्टेब्लिश की, फिरोज शाह कोटला, अपने ही नाम पर। तो दिल्ली के निकट जो सिटीज है, जैसे अगर हम बात करें इनके पहले, गयासुद्दीन तुगलक ने एक सिटी स्टेब्लिश की थी दिल्ली में ही, जिसका नाम था तुगलकाबाद। अब इन्होंने स्टेब्लिश की है कौन सी? फिरोज शाह कोटला, वो भी दिल्ली में ही है। ठीक है। 5वें नंबर पे अगर हम बात करें, और ये अपने ही नाम पर है, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला की अगर बात की जाए ना, तो फिरोज शाह कोटला में एक स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, न्यू दिल्ली। ठीक है। इसके अलावा फिरोजाबाद जो यूपी में आता है, फिरोजाबाद कहां पर है? यूपी में। फिरोजाबाद सिटी की खासियत या विशेषता यह है कि इट वॉज फेमस फॉर ग्लास यानी कांच, और इट वॉज फेमस फॉर ग्लास एंड बैंगल्स यानी कांच और चूड़ियों के उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है। क्या? फिरोजाबाद। ग्लास सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है फिरोजाबाद को ही। क्या कहा जाता है? भारत की ग्लास सिटी यानी कांच शहर, कांच सिटी कहा जाता है, ग्लास सिटी कहा जाता है फिरोजाबाद को। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे IMP जो अभी तक का है वो है 6ठे नंबर पे, और वो सिटी जो है वो यमुना नदी के तट पर इन्होंने स्टेब्लिश की थी। दैट
किसकी मेमोरी में? अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की मेमोरी में। इन्हीं का एक नाम हुआ करता था बचपन का, या ओरिजिनल नेम जो था जोना खां। तो जोना खां के नाम पर इन्होंने एक सिटी स्टेब्लिश की थी, दैट इज जौनपुर। यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में ये शहर है जौनपुर। और जौनपुर काफी फेमस है अपनी वास्तुकला के लिए, अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपनी निर्माण शैली के लिए काफी फेमस है जौनपुर। जौनपुर सिटी वॉज स्टेब्लिश बाई फिरोज शाह तुगलक इन द मेमोरी ऑफ हिज ब्रदर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर जोना खां की मेमोरी में जौनपुर सिटी स्टेब्लिश की यूपी में। देखिए जौनपुर वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर। वास्तुकला की दृष्टि से देखा जाए ना तो जौनपुर काफी प्रसिद्ध हुआ। और जौनपुर को इसीलिए कहा जाता था सिराज ए हिंद। जौनपुर सिटी को ही क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद का मतलब होता है सन ऑफ इंडिया, भारत का सूर्य। सिराज ए हिंद कहा जाता है किसे? जौनपुर को। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, ये इतना फेमस कब हुआ, किसके शासनकाल के समय पर हुआ जौनपुर? तो जौनपुर पर एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था सार्की डायनेस्टी या सार्की वंश। तो सार्की वंश के समय पर जौनपुर अपने एकदम परम उत्कर्ष पर पहुंचा, अपने सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचा था। किसके समय पर? सार्की डायनेस्टी के समय पर। हम उसको डिस्कस करेंगे सार्की डायनेस्टी को, बट बाद में। तो ध्यान रखिए सार्की डायनेस्टी रूल किया करती थी जौनपुर पर बाद में, और उनके समय पर ही जो जौनपुर सिटी थी काफी ज्यादा डेवलप हो पाई थी और काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो पाई थी पूरे वर्ल्ड में। उसी प्रकार दो टॉपिक और साउथ इंडिया के जो हमने डिस्कस किए थे, किनके समय पर? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर दो डायनेस्टीज डेवलप हुई थी साउथ इंडिया में। वन वाज द विजयनगर किंगडम एंड सेकंड वाज द बहमनी किंगडम। विजयनगर किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का, बोथ आर टू ब्रदर्स, एंड द बहमनी किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हसन गंगू। हसन गंगू या गयासुद्दीन, या फिर हम बोलते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह जो हसन गंगू उसका नाम था, और ओरिजिनल नाम उसका फतह खान फिरोज खान था। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिए, पर वो हसन गंगू के नाम से प्रसिद्ध है। तो दो डायनेस्टी वो हो गई, और एक डायनेस्टी यहाँ पे सार्की डायनेस्टी होगी। इन तीनों को और आगे भी कुछ आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे आगे की जो क्लासें होंगी उसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट्स हो गए हैं। अब एक पॉइंट और, अब देखिए पूरा बोर्ड भर गया है, मैं कुछ पॉइंट्स यहां से मिटा रहा हूं। जैसे कि इन्हीं के समय पर या इनसे पहले रूलर थे, फर्स्ट रूलर जिनका नाम था गियासुद्दीन या गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु बिल्ट कैनाल्स फॉर इरिगेशन, जिन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। ध्यान रखिए तुगलक वंश के ही पहले शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, और वो भारत के या इंडिया के भी पहले ही शासक थे जिन्होंने नहरें बनवाई थी सिंचाई के लिए। और अगर हम बात करें नहरों की, तो सबसे ज्यादा नहरें बनवाने का काम किया था किसने? इसी वंश के तीसरे शासक, इट मीन जिनके बारे में बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो इन्होंने 5 नहरें बनवाई थी सिंचाई के लिए। ध्यान रखिए he dug 5 major canals. He dug 5 मेजर कैनाल्स, और कैनाल्स बनवाई हैं तो ऑब्वियसली किस काम के लिए बनवाई होंगी? ऑब्वियसली सिंचाई के लिए, यानी इरिगेशन के लिए। तो ध्यान रखिए ही डग्स 5 मेजर कैनाल्स फॉर इरिगेशन। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने यमुना नदी के पानी को हरियाणा के हिसार तक क्या किया था? अपनी नहरों के माध्यम से पहुंचवा दिया था। और वहीं पर इन्होंने 1200 फलों और फूलों का एक बाग भी क्या किया था? बनवाया था। 1200 फलों और फूलों का एक बाग भी बनवाया था सिरसा हरियाणा में या हिसार हरियाणा में। और वहां पे जो पानी आता था ना, वो यमुना नदी का पानी उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया था अपनी इन नहरों के माध्यम से। तो कितनी नहरें बनवाई थी? क्वेश्चन पूछा जाता है। ही बिल्ट या ही डग 5 कैनाल्स, इन्होंने 5 नहरें खुदवा दी थी। और ये जो 5 कैनाल्स थी काफी मेजर या बड़ी बड़ी कैनाल्स हुआ करती थी। इनके पहले इनके यही वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने भी एक नहर बनवाई थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट काम हुआ। क्या काम हुआ वो समझ लेते हैं। तो इन्हीं के शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि लगभग 1468 के अप्रोक्स
आसमानी बिजली के गिरने के कारण कुतुब मीनार के 4th और 5th पिलर डिस्ट्रॉय हो गए थे। कुतुब मीनार के 4th और 5th पिलर क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे। 5वीं और 6ठी जो उसकी बिल्डिंग्स थी वो क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी। किसकी? कुतुब मीनार की। तो इन्होंने क्या किया कि कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। अगेन क्या कराया था? रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन कराया था और 4th और 5th बिल्डिंग्स को पुनः क्या करवा दिया था? बनवा दिया था। तो ध्यान रखिए, ही रिकंस्ट्रक्टेड 4th एंड 5th पिलर ऑफ कुतुब मीनार जो डिस्ट्रॉय हो गए थे बिजली के गिरने के कारण, इट मींस लाइटनिंग के कारण। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ही कंस्ट्रक्टेड 4th एंड 5th पिलर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 4th एंड 5th मीनार। 4th एंड 5th मीनार, ये बिल्डिंग्स बोल सकते हैं, 4th और 5th मीनार ऑफ कुतुब मीनार। बिजली गिरने से चौथा और 5वां मीनार डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे इन्होंने अगेन क्या किया था? रिकंस्ट्रक्ट करवा दिया था कुतुब मीनार का। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। तो जो जो चीजें इनके समय पर हुई है वो चीजें हम डिस्कस करें। अब आप लोग बताइए, बस मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं, और क्या आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करी? ऑब्वियसली आप लोगों ने एंशिएंट पढ़ी है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इंडिया में सबसे पहले इंस्क्रिप्शन या अभिलेख बनवाने वाला शासक कौन था? अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो व्हाट विल बी द आंसर? तब आपका आंसर क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि इंडिया में सबसे पहले इंस्क्रिप्शन बनवाए ही किसने थे? सम्राट अशोक ने। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन किसने बनवाए थे? सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक की अगर बात की जाए तो हमने जो उनके इंस्क्रिप्शन थे उन्हें हमने 3 कैटेगरी में डिस्कस किया था, 3 कैटेगरी में बांट दिया था। पहले थे रॉक एडिक्ट्स, यानी कि शिलालेख, बड़े बड़े पत्थरों पर जो उन्होंने बनवाए थे उन्हें हम कहते हैं रॉक एडिक्ट्स। और जैसा कि हमने पढ़ा है 14 रॉक एडिक्ट्स हुआ करते थे और 2 सेपरेट में थे कलिंग में। और फिर पिलर एडिक्ट्स, बड़े बड़े खंभों पर जो बनवाए गए थे वो थे पिलर एडिक्ट्स। और 7 पिलर एडिक्ट्स हमें मिले हैं किसके? अशोक के। और फिर आते हैं केव एडिक्ट्स, यानी कि गुहालेख या गुफालेख। तो गुफाओं के अंदर जो इंस्क्रिप्शन बनवाए उन्हें बोलते हैं केव एडिक्ट्स। देखिए अब हम बाकी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर पे जो हमने बात करी पिलर एडिक्ट्स की। और अब आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा कि 7 पिलर्स थे जो हमें मिले हैं और जो बनवाए थे किसने? अशोक ने। तो अशोक के 7 स्तंभ अभिलेख हैं जो हमें मिले हैं और जो बनवाए थे अशोक ने। क्लियर? तो ध्यान रखिए, भारत में सबसे पहले अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं और हमें अशोक के 7 स्तंभ लेख मिले हैं, 7 पिलर्स मिले हैं, 7 पिलर एडिक्ट्स, 7 पिलर ऑफ अशोक के 7 स्तंभ। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए सबसे पहले जो हम बात, इन्होंने क्या किया, अशोक के 2 स्तंभों को अपना जो सिटी इन्होंने स्टेब्लिश किया था जिसका नाम था क्या? फिरोजशाह कोटला जो इन्होंने शहर बसाया था उस शहर में लेकर आ गए। उन्होंने ट्रांसफर करा लिए 2 स्तंभों को अपनी सिटी में, अपने शहर में जिसका नाम है फिरोजशाह कोटला, इट मीन दिल्ली में सिंपली। तो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टोपरा पिलर, टोपरा स्तंभ। ये जो टोपरा पिलर है ना, ये टोपरा पिलर हरियाणा के अंबाला में था, हरियाणा के अंबाला में। अंबाला में ही कोई छोटी सी जगह है टोपरा, तो इसलिए इसे कहा जाता है टोपरा स्तंभ या टोपरा पिलर। तो हरियाणा के अंबाला से प्राप्त हुआ था, हरियाणा के अंबाला से प्राप्त हुआ था टोपरा पिलर। क्लियर? सेकंड जो पिलर इन्होंने शिफ्ट कराया था वो था मेरठ पिलर। मेरठ पिलर, और मेरठ हम सभी को पता है उत्तर प्रदेश में मेरठ है, तो यूपी के मेरठ में मिला था हमें कौन सा पिलर? मेरठ पिलर। बोथ ऑफ द पिलर्स वर ट्रांसफर्ड बाई फिरोजशाह तुगलक, और इन दोनों ही पिलर्स को इन्होंने ट्रांसफर करके कहां पर लेकर गए थे? इन्होंने लेकर गए थे इन दोनों ही पिलर्स को कहां पर? अपने शहर, जो शहर इन्होंने बसाया था फिरोजशाह कोटला।
तो बोथ ऑफ दीज पिलर्स वर ट्रांसफर्ड बाय फिरोज शाह तुगलक एट फिरोज शाह कोटला। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान से समझना है। इनके शासनकाल के समय क्या क्या हुआ है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने अपने अशोक के दो पिलर्स को ट्रांसफर किया था। अब देखिए सिमिलरिटी बताइए ना अकबर से समानता बताइए। तो अकबर ने भी तो एक बार ट्रांसफर कराया था अशोक का ही एक पिलर, कौन सा, इलाहाबाद पिलर। अशोक ने इलाहाबाद पिलर ट्रांसफर कराकर कहां लेकर आ गया था, दिल्ली। तो इस तरह से सारनाथ से इलाहाबाद। तो एक अकबर ने भी ट्रांसफर कराया है, वो हम अकबर में डिस्कस करेंगे। और इन्होंने दो ट्रांसफर कराए हैं और कहां लेकर आ गए हैं, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं और अगले पॉइंट के ऊपर। फिरोज शाह तुगलक ही पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर पूरी तरह से क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं किसके बारे समय पर ही, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्योंकि अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं फिरोज शाह तुगलक, तो एक बार और देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, या हम बोल सकते हैं इंडिया का ही पहला शासक रहा है जिसने सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था या पूरी तरह से रोक लगा दी थी। क्लियर, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु बैन सती सिस्टम। तो सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। ये बात ध्यान रखिए, हालांकि पढ़ चुके। 3 बार प्रतिबंध लगाया गया था। पहली बार लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, उनकी मृत्यु के बाद फिर वापस से सती सिस्टम शुरू हो गया था। देन फिर प्रतिबंध लगाया था किसने, देन फिर बैन लगाया था किसने, अकबर ने। फिर अकबर के समय पर पूरी तरह बैन रहा, अकबर की डेथ के बाद फिर शुरू हो गया। और फिर तीसरी बार बैन लगाया था किसने, औरंगजेब ने। और फिर औरंगजेब की डेथ के बाद पुनः सती सिस्टम शुरू हो गया था। फाइनली इस प्रथा को, इस कुरीति को, इस आडंबर को, इस अंधविश्वास को पूरी तरह से खत्म किया था 1829 में। एक ब्रिटिश वायसराय रहे हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर इस रिचुअल को, इस परंपरा को पूरी तरह से क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया था। उनकी हेल्प की थी इंडिया के ही एक सोशल या एक समाज सुधारक ने, सोशल रिफॉर्मिस्ट ने, जिनका नाम था राजा राममोहन राय। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने अपनी धार्मिक नीति के चलते 2 मंदिरों पर अटैक करे हैं। इन्होंने अपनी धार्मिक या रिलीजियस कट्टर नीति के चलते इन्होंने क्या किए हैं, 2 हिंदू मंदिरों को नष्ट किया है या 2 हिंदू मंदिरों पर अटैक किया था। अब देखिए 2 हिंदू मंदिरों में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है जगन्नाथ मंदिर, जो कहां पर है, पुरी या उड़ीसा में है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पर अटैक करके उसको क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, किस शासक ने कौन से मंदिर को डिस्ट्रॉय किया है, समझ गए ना। जैसे कि सोमनाथ का जो मंदिर था वो डिस्ट्रॉय किया था किसने, गजनी ने। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि पुरी का जो मंदिर था, पुरी का जो टेम्पल था, जो था जगन्नाथ मंदिर, कहाँ का, पुरी का, जो उड़ीसा में। तो इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। ही डिस्ट्रॉय जगन्नाथ टेम्पल एट उड़ीसा। तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय किया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और दूसरा जो टेम्पल है वो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर में जाकर इन्होंने क्या की थी, लूट मचाई थी। तो हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश का कौन सा टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल। ज्वालामुखी टेम्पल। इन 2 मंदिरों को डिस्ट्रॉय कराने या उनमें लूट करने का कार्य किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 2 मंदिरों को क्या किया, लूट किया। वहां से अब ये जो ज्वालामुखी टेम्पल या ये जो मंदिर थे, यहाँ से जितने भी संस्कृत के जितने भी टेक्स्ट मिले थे उन सभी को लूट लिया गया और मंदिरों में क्या किया गया, आग लगा दी गई थी। क्लियर। आफ्टर दैट फिरोज शाह तुगलक अप्लाइड जजिया इंजेक्शन या जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण।
इसी के बाद उन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स या जजिया कर जो है वो लगा दिया था। वो बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। चलिए आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली की जनता से आर्थिक सहायता, दिल्ली की जनता को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए एक डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया था, एक विभाग बनाया था। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, शुरू में ही मैंने बताया कि ये काफी दयालु या परोपकारी शासक थे और दिल्ली की और अपने किंगडम में, अपने साम्राज्य में गरीबों की, नीडी लोगों की काफी हेल्प करते थे, उन्हें फ्री में ही हेल्प की जाती थी। इन्होंने ऐसे डिपार्टमेंट बनाए थे जिसमें गरीबों को निःशुल्क जो है भोजन प्रदान किया जाता था, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क उनकी चिकित्सा, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती थी। समझ गए ना। अब ऐसा ही इन्होंने आर्थिक सहायता के लिए, इकोनॉमिकल हेल्प करने के लिए, समझ गए ना, नीडी लोगों की या दिल्ली की जनता की इकोनॉमिकल हेल्प करने के लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात वाज द डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक फॉर इकोनॉमिकल हेल्प ऑफ नीडी पीपल्स। तो जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता करने के लिए इन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था? दीवान ए खैरात। और साथ ही he also founded a हॉस्पिटल, फ्री हॉस्पिटल बोल सकते हैं, निःशुल्क हॉस्पिटल, जिसका नाम था दार उल शिफा। तो दार उल शिफा की बात की जाए तो ये एक हॉस्पिटल था जहां निःशुल्क क्या किया जाता था? उपचार किया जाता था, निःशुल्क मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती थी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सैनिक के पद को अनुवांशिक कर दिया था। इन्होंने क्या कर दिया? सैनिक के पद को क्या कर दिया? अनुवांशिक कर दिया, यानी हिरारिकल कर दिया था। इट मीन्स कि वंशानुगत करने का मतलब कि ऐसा इन्होंने कहा कि अगर उनकी सेना का कोई सैनिक रिटायर होना चाहता है, सेवानिवृत्त होना चाहता है, और जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है उस समय उसके परिवार में कार्य करने वाला या कमाने वाला कोई और नहीं है, वो सिर्फ अकेला था जो अपनी फैमिली का क्या करता था? पालन पोषण करता था। तो उसका जो पुत्र है, अगर वो चाहे तो उसका जो पुत्र है वो उसकी जगह पर सैनिक का कार्य कर सकता है। समझ गए ना। अगर कोई सैनिक सेवानिवृत्त होता है उसके समय पर तो, और अगर वो एकमात्र घर में अर्न करने वाला व्यक्ति था जो सेवानिवृत्त हो रहा है, जो अपना रिटायर हो रहा है, इफ ही वॉज द ओनली पर्सन हु अर्न मनी इन हिज फैमिली, देन क्या होगा कि उसका जो पुत्र होगा वो उसकी जगह पर सैनिक का काम कर सकता है। क्लियर। ताकि उनके घर में सैलरी आती रहेगी, पेंशन आती रहेगी या पैसा आता रहेगा। क्लियर। तो ध्यान रखिए, दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सैनिक के पद को अनुवांशिक बना दिया था। क्लियर। और इसने घोषणा करवाई थी कि मेरी सेना से अगर कोई सैनिक सेवानिवृत्त होता है या रिटायर होता है, मेरी सेना से यदि कोई सैनिक रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, और अगर घर में वो अकेला कमाने वाला है, और अगर घर में वो अकेला कमाने वाला है तो उसके स्थान पर उसका बेटा भी सैनिक बन सकता है। तो उसके प्लेस पर, उसके स्थान पर उसका जो बेटा होगा वो भी सैनिक के रूप में कार्य कर सकता है। क्लियर हो गई होगी बात? आप लोग इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब हम और कुछ मुद्दों के ऊपर गौर करते हैं फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड। देखिए क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी खुद की ही एक आत्मकथा लिखी थी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने क्या लिखी? अपनी आत्मकथा लिखी, और आत्मकथा को ही हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। हिज ऑटोबायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है द लाइफ स्टोरी रिटन बाय हिम या रिटन बाय ऑन। अपन खुद ही जब अपनी आत्मकथा लिखते हैं, अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। कोई और लिखे तो वो सिर्फ बायोग्राफी या जीवनी कहलाती है। इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, 32 पेज की वो ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही वाज हिज ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हिम। क्लियर। पहला पॉइंट। और इन्हीं के शासनकाल पर, इन्हीं के जीवन पर एक बुक लिखी गई है इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तो किस राइटर का नाम मैंने लिया है? राइटर हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की बुक है
तारीख फिरोज शाही। और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन दोनों के ऊपर से पूछा जाएगा। देखिए तारीख फिरोज शाही जो बुक है ना, इस बुक में कुछ जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी है और कुछ जानकारी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो दोनों के बारे में हल्की हल्की जानकारी लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी बुक तारीख फिरोज शाही में, और इन्होंने अपने जीवन के बारे में सारी बातें लिखी है फुतूहात फिरोज शाही में। और अभी इन्हीं के समय पर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर एक राइटर आया था मोरक्को से, जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय के तुगलक साम्राज्य, तुगलक डायनेस्टी या तुगलक जो पूरा किंगडम था उसके ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल रहला या रहला नाम से बुक। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए, ही इंट्रोड्यूस एन इरिगेशन टैक्स दैट इज हक ए सब। तो इन्होंने एक सिंचाई कर अपनी जनता पर लगाया था। एक कौन सा टैक्स लगाया था? सिंचाई कर, जिसका नाम था हक ए सब। ऑब्वियसली अगर इन्होंने 5-5 नहरें बनवाई हैं तो नहरों को बनवाने में काफी खर्चा भी आया होगा, काफी इनका पैसा लगा होगा उन नहरों को बनवाने में। और जब नहरों को बनवाने पे पैसा लगा है और जो हमने इरिगेशन के लिए बनवाई है, तो फिर एक इरिगेशन टैक्स भी तो जनता पर लगाना पड़ेगा ना, उसे बराबर करने के लिए, उस खर्चे को बराबर करने के लिए। देखिए, जब भी गवर्नमेंट रोड बनवाती है, सड़कें बनवाती है, तो फिर टोल टैक्स वहां पे लगा दिया जाता है, ताकि जितना भी रोड को बनाने में खर्चा लगा है वो जनता से वसूल कर क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, टेंशन खत्म। एज इट इज इन्होंने अगर 5-5 नहरें बनवाई है तो बनवाने में खर्चा लगा होगा, और जब खर्चा लगा इसीलिए जनता पर एक टैक्स लगा है जो कहलाता है एक इरिगेशन या सिंचाई कर। और इस सिंचाई कर को ही कहा जाता है हक ए सब। देखिए, ये जब शासक बने ना तो काफी समस्याएं थी। किसके कारण? मोहम्मद बिन तुगलक के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जनता के ऊपर लगभग 18 या 24 टाइप के 18 या 24 प्रकार के कष्टदायक टैक्स लगा दिए थे, कष्टदायक कर लगा दिए थे। इन्होंने उन सारे करों को क्या कर दिया? हटा दिया। उन सारे करों को हटा दिया और उनके स्थान पर सिर्फ 4 टैक्स लगाए। कितने टैक्स लगाए? खाली 4 टैक्स, जिनके नाम हुआ करते थे खम्स, खराज, जकात और खम्स, खराज, जकात और जजिया। इस तरह के कुल 4 टैक्स इन्होंने अपनी जनता पर लगाए। बाकी सारे टैक्स क्या कर दिया? हटा दिया। देखिए, खम्स जो होता था वो लूटपाट के पैसे पर लगता था, लूटपाट के काम, जो लूटपाट का धन था उस पर लगने वाला टैक्स कहलाता है खम्स। फिर खराज जो होता था वो लैंड रेवेन्यू था, एग्रीकल्चर वगैरह पर लगता था खराज, खम्स, खराज। जकात हमें पता है मुस्लिम लोगों पर या मुस्लिम धर्म के लोगों पर लगने वाला टैक्स होता है 1/40 टोटल इनकम का। और जजिया हमें पता है नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाला जो है एक रिलीजियस टैक्स है। तो खम्स, खराज, जकात और जजिया, ये 4 ही टैक्स थे। और एक जो टैक्स है वो इरिगेशन टैक्स है, दैट इज हक ए सब। चलिए आगे चलते हैं। इनके समय पर जो सिटी स्टेब्लिश की गई थी कौन सी? जौनपुर। जौनपुर को ही क्या कहा जाता है? जौनपुर इज फेमस है सिराज ए हिंद। जौनपुर प्रसिद्ध है किस नाम से? सिराज ए हिंद के नाम से। सिराज ए हिंद का मतलब होता है सन ऑफ दी हिंद, यानी कि सूर्य, भारत का सूर्य। इट मींस सन ऑफ इंडिया। सिराज ए हिंद का मतलब होगा सन ऑफ इंडिया। इट मींस भारत का सूर्य। किसे कहा जाता है? जौनपुर शहर को। जौनपुर शहर कहाँ है? यूपी में है। और जौनपुर शहर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, काफी ज्यादा आर्किटेक्चरल दृष्टि से देखा जाए तो काफी डेवलपमेंट हुआ वहां पर। लेकिन किस डायनेस्टी या किस वंश के समय पर? तो आंसर जो होगा वो होगा सार्की डायनेस्टी या सार्की वंश। सार्की वंश के समय पर ही फिर जौनपुर शहर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। चलिए आगे चलते हैं और अब गौर करते हैं डिपार्टमेंट दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स देखिएगा। डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। तो हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहला पॉइंट, दीवान बंदगान या दीवान बंदगाह। दीवाने बंदगान या फिर बोला जा सकता है दीवाने बंदगाह। क्लियर? दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। अभी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज हम ये समझ लें कि ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्लेब्स। यानी कि फिरोज शाह तुगलक
को गुलामों को या स्लेव्स को रखने का काफी ज्यादा शौक था, समझ गए। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स। तो अब इतने सारे अगर स्लेव्स वो रखते थे अपने दरबार में, अपने महल में, तो उन स्लेव्स को मैनेज करने के लिए, उन स्लेव्स को पूरी तरह से मैनेजमेंट उनका बिठाने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया था। दिस डिपार्टमेंट इज नोन एज दीवाने बंदगाह या दीवाने बंदगान। इट मीन्स कि इट इज अ स्लेव डिपार्टमेंट। ये एक स्लेव डिपार्टमेंट हुआ करता था। इट मीन्स एक दास विभाग हुआ करता था, ठीक है। सेकेंड है दीवाने खैरात। बता चुका हूं, एक बार और देख लेते हैं ताकि एक साथ डिपार्टमेंट वाला टॉपिक हो जाए, एक साथ सिटी वाला टॉपिक हो गया, एक साथ जो छोटे छोटे फैक्ट्स थे वो सब बता दिए हैं। दीवाने खैरात, और चूंकि बताया है मैंने शुरू में ही कि ही वॉज वेरी काइंड नेचर रूलर, काफी दयालु और परोपकारी शासक था, और अपनी जनता की इकोनॉमिकल हेल्प, आर्थिक सहायता करने के लिए इन्होंने दीवाने खैरात नामक डिपार्टमेंट बनाया था, जहां पर इकोनॉमिकल हेल्प की जाती थी, आर्थिक सहायता दी जाती थी। इट मीन्स लोन वगैरह प्रोवाइड कराए जाते थे, फ्री हेल्प की जाती थी, किसकी? पब्लिक की। तो इस तरह से दो डिपार्टमेंट के नाम बताए, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। तीसरा है दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक जो डिपार्टमेंट था, इस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए ना, तो ये एक पेंशन डिपार्टमेंट था। यानी जैसे अभी मैंने बताया कि क्योंकि ये काफी दयालु व्यक्ति थे, और ये इस बात का भी ध्यान रखते थे कि अगर कोई रिटायर हो गया है ऑफिसर, चाहे वो आर्मी में था, सेना में था, या कोई और भी अधिकारी अगर था, तो उसे पेंशन भी देने का काम किया जाता था। और वो जो पेंशन डिपार्टमेंट था उसी का नाम क्या था? दीवाने इस्तिहाक। तो दीवाने इस्तिहाक एक पेंशन डिपार्टमेंट हुआ करता था। फोर्थ नंबर पे जो डिपार्टमेंट है ना, चौथा जो डिपार्टमेंट है, अगर उसकी बात की जाए तो वो एक प्रकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो रोजगार प्रोवाइड कराने का काम करता था, यानी एम्प्लॉयमेंट। इसका नाम है दफ्तर रोजगार। दफ्तर रोजगार। इट मीन्स इट इज लाइक अ मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। तो आज के समय जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, यानी रोजगार जो मंत्रालय है, उसी की तरह काम करता था दफ्तर रोजगार, जिसमें लोगों को किस तरह एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उस पर वर्क करता था दफ्तर रोजगार। और पांचवा जो डिपार्टमेंट है वो है दार उल सिफा। दार उल सिफा जो अभी बता चुका हूं, दार उल सिफा और आप लोग जानते हैं दारुल सिफा या सिफा जो है एक प्रकार की हॉस्पिटल फैसिलिटी थी या फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटी थी, जहां पर रोगियों को निःशुल्क उपचार किया जाता था, उनका फ्री में क्या किया जाता था? ट्रीटमेंट किया जाता था। दैट वाज दारुल सिफा या दारुल साफा। कई बुक में दारुल साफा भी दिखता है, तो दारुल सिफा या दारुल साफा। तो यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट बताया। दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। फर्स्ट दीवाने बंदगान जो कि एक स्लेव डिपार्टमेंट था। दीवाने खैरात फ्री में जो है इकोनॉमिकल हेल्प करने के लिए, फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। दीवाने इस्तिहाक पेंशन डिपार्टमेंट है। दारुल साफा एक फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटी है। और दफ्तर रोजगार जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए बनाया गया था दफ्तर रोजगार। चलिए, तो इस तरह से हमने काफी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, पर कुछ पॉइंट ध्यान रखना। जैसे वो जो बात बताई है कि फकीरों और पीरों की कब्र पर या उन टॉम्ब पर महिलाओं के जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है। हिंदू धर्म के रिलीजियस टेक्स्ट को संस्कृत से पर्शियन और अरबी में ट्रांसलेशन कराया है इन्हीं के शासनकाल के समय पर। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े हटके हैं और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछ लेता है, समझ गए। एक पॉइंट और, अब डेथ की अगर बात करें, मृत्यु की बात करें, तो लगभग 1388 20 सितंबर 1388 को इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि इनकी डेथ हुई थी कब हुई थी? 13 सितंबर 1388 को। कहां पर? फिरोज शाह कोटला में। क्योंकि ये इनकी डेथ फिरोज शाह कोटला में हुई है, इसलिए इनकी जो समाधि है, इनका जो मकबरा है, वो भी कहां पर बनवाया गया है? फिरोज शाह कोटला में। ठीक है। अब इनकी डेथ होने के बाद, आफ्टर हिज डेथ,
एक अनस्टेबिलिटी आ गई, एक अनस्टेबिलिटी आ गई इस किंगडम में, एक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। और इनकी डेथ होने के बाद 5 रूलर्स ने रूल किया इस डायनेस्टी में। कितने शासकों ने शासन किया? 5 रूलर्स ने रूल किया, लेकिन किसी के भी समय पर स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। और देखिए इनके भी शासनकाल की बात की जाए ना, तो इन्होंने भी काफी परेशानियों के साथ शासन किया है, क्योंकि जब इन्हें शासन करने का मौका मिला तब साम्राज्य काफी परेशानियों से घिरा हुआ था। एक तरफ विद्रोहों पर विद्रोह हो रहे थे और एक तरफ इकोनॉमिकल कंडीशन वीक थी, जनता परेशान थी इनके भाई के शासनकाल से, तो इन्हें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जब कुछ परेशानियां ठीक हुई तब मंगोल आक्रमण शुरू हो गए। यानी कि ये हमेशा परेशान ही रहे, लेकिन हमेशा ये जनता के भले के बारे में ही सोचते रहे, जनता के लिए ही कुछ ना कुछ करते रहे। क्लियर? बट आफ्टर हिज डेथ प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई और ये किंगडम और ज्यादा अनस्टेबल हो गई, ये वंश और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। और 1388 में जब उनकी डेथ हुई तो 1388 से लेकर 1394 तक 1394 तक इस डायनेस्टी में 5 रूलर्स ने शासन किया। और वो जो 5 के 5 रूलर्स थे, 5 रूलर्स आर रूल्ड इन दिस पीरियड। लेकिन ये जो 5 रूलर्स थे ना, ये अयोग्य थे, मतलब उतने केपेबल नहीं थे ना। तो ये दीज रूलर्स आर अनकेपेबल रूलर्स, यानी कि अयोग्य शासक थे ये 5 शासक। और इनके समय पर एम्पायर और ज्यादा अनस्टेबल ही रहा, स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाई। इनके समय पर भी किसी के भी समय पर स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। और जो आखिरी शासक हुआ इस डायनेस्टी का, इस वंश का, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ही इंपॉर्टेंट होता है और उन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक हमने 3rd डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। पहली जो डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। अब आप लोग बताइए, गुलाम वंश के पहले ही शासक का नाम क्या था? ऑब्वियसली वो तो पता ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन 11th रूलर जो 11वें शासक थे, जो अंतिम शासक हुए हैं, उनका नाम क्या था? तो आंसर होगा शमसुद्दीन केमूर्स। क्या था? शमसुद्दीन केमूर्स। उनके पहले थे केकुबाद, उनके पहले थे बलबन। तो शमसुद्दीन केमूर्स। खिलजी वंश की बात की जाए तो फाउंडर का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और लास्ट रूलर जो उस वंश में हुए हैं वो हुए हैं मुबारक खिलजी। क्लियर? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। हालांकि जोना खान भी थे बट वो उस वंश से बिलोंग नहीं करते थे, उस फैमिली से। और अब बात कर रहे हैं तुगलक डायनेस्टी की, तो फाउंडर जो थे वो गियासुद्दीन या गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हैं। और फिर जो है अगले रूलर, जो लास्ट रूलर हैं इस डायनेस्टी के, उनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। तो हम बात कर लेते हैं अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद की अगर बात की जाए तो इन्होंने रूल किया था 1394 से जब तक ये किंगडम चली है, इट मींस 1414 तक किसका शासन चला है? नासिरुद्दीन महमूद का या नसीरुद्दीन महमूद का। 1394 से 1414 तक यानी 1414 तक ही रूल किया किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। ही वाज कंसीडर्ड एज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक किंगडम। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं लास्ट रूलर, और ये आपको आएंगे ही, ये बात ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नासिरुद्दीन महमूद के समय पर ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, दैट वाज द इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर का आक्रमण हुआ था इनके समय पर, और वो टाइम भी ध्यान रखना 1398। इन 1398 1398 इज द ईयर व्हेन तैमूर इन्वेड इन इंडिया। तैमूर ने आक्रमण कर दिया था 1398 में। Taimur attack were happened in 1398 during the rule of नासिरुद्दीन महमूद। ये जो तैमूर था ना, ये एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये मंगोलिया का या तुर्की शासक था, एक प्रकार का तुर्की रूलर था या तुर्की शासक था। इसकी कैपिटल हुआ करती थी समरकंद। तो राजधानी थी वो कहां पर थी? समरकंद में। और समरकंद करेंट में या वर्तमान में है उज्बेकिस्तान में। समरकंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। तो तैमूर जो एक तुर्की व्यक्ति था, काफी बर्बर व्यक्ति था, जिसने इंडिया पर अटैक किया उस समय पर, और इंडिया पर अटैक करके काफी लोगों की इसने हत्याएं की, काफी हिंदुओं को मारा और कई लोगों को हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट करवाया।
और लगभग पूरा इंडिया ही क्या कर लिया इसने अपने आक्रमण के बाद अपने नियंत्रण में कर लिया। सिवाय दिल्ली और आसपास का क्षेत्र ही बचा पाए थे कौन? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद खाली दिल्ली और आसपास का छोटा सा क्षेत्र ही बचा पाए, बाकी पूरा उत्तर भारत और मैक्सिमम साउथ इंडिया भी इन्होंने क्या कर लिया था? अटैक करके, आक्रमण करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। किसने? तैमूर ने क्लियर, तैमूर ने अटैक किया था 1398 में, जिसकी राजधानी हुआ करती थी समरकंद। समरकंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। अब तैमूर को इनवाइट किसने किया था अगर बात की जाए तो? तैमूर को इनवाइट किया था नासिरुद्दीन महमूद के ही दरबार के एक मंत्री ने। तो नासिरुद्दीन महमूद के ही काउंसिल में, परिषद में एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था खिज्र खान। काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करता था ये खिज्र खान। खिज्र खान इनवाइटेड तैमूर टू अटैक इन इंडिया। खिज्र खान ने ही इनवाइट करा था तैमूर को इंडिया पर अटैक करने के लिए, इंडिया पर आक्रमण करने के लिए। समझिए ना? तो इन आक्रमणों के पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन हु बिहाइंड दीज इन्वेजन्स वाज खिज्र खान, हु वाज द मिनिस्टर ऑफ नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद का ही एक मिनिस्टर था खिज्र खान, जिन्होंने इन्वाइट किया था किसे? तैमूर लंग को या तैमूर को इंडिया पर अटैक करने के लिए। खिज्र खान की मदद से ही तैमूर ने पूरे के पूरे भारत और नॉर्थ इंडिया को क्या कर लिया था? जीत लिया था, या नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लिया था। किसकी हेल्प से? खिज्र खान की ही मदद से। बस दिल्ली और आसपास का एरिया ही बचा पाए थे कौन? नासिरुद्दीन महमूद। लेकिन तैमूर को ना तो यहाँ पे रुकना था और ना ही इंडिया में अपना एम्पायर बनाना था। समझ गए? तैमूर की कोई ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि वो हमेशा इंडिया में रुक जाए और अपना एम्पायर स्टेब्लिश करे इंडिया में। तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने जो है सब कुछ कर लेने के बाद, कैप्चर कर लेने के बाद वो इंडिया से चला गया और अपना पूरा जो एम्पायर था, अपना पूरा जो साम्राज्य था, उस पूरा एम्पायर का उसने प्रतिनिधि बना दिया। किसे? खिज्र खान को। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हेल्प भी किसने करी थी? खिज्र खान ने। तो जितना भी उसने एरिया कैप्चर करा था उन सबका प्रतिनिधि किसे बना दिया? रिप्रेजेंटेटिव किसे बना दिया? खिज्र खान को। और वो लौट गया अपने देश जहां से वो आया था, इट मीन्स उज्बेकिस्तान या समरकंद। वो वहां लौट गया और खिज्र खान को बना दिया उसने अपना प्रतिनिधि जाते वक्त, यहां से लौटते वक्त। और खिज्र खान हमेशा एक ट्रिब्यूट या एक टैक्स भेजता रहा किसे? तैमूर को। क्लियर? और जब ऐसा कहा जाता है कि नसीरुद्दीन महमूद को ही इन्होंने, खिज्र खान ने डिथ्रोन कर दिया, यानी उनके पद से हटा दिया जब तैमूर चला गया इंडिया से। देन खिज्र खान डिथ्रोन नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद को पद से क्या कर दिया? हटा दिया। एंड ही बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। और वो दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन गया। कई इतिहासकार ये व्यू देते हैं, और कई इतिहासकारों का ये भी व्यू है कि आफ्टर द डेथ ऑफ नासिरुद्दीन महमूद, इनकी मृत्यु हो जाने के बाद, इनकी डेथ हो जाने के बाद, खिज्र खान बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। बट जो कुछ भी है, हम ये बात समझ लें कि द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी वाज नासिरुद्दीन महमूद। एंड नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाने के बाद जो अगले शासक बने दिल्ली सल्तनत के, जो अगले सुल्तान बने, वो कौन बने? खिज्र खान बने हैं अगले सुल्तान। और खिज्र खान वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और फर्स्ट रूलर, लेकिन किस डायनेस्टी के? तो अभी एक नई डायनेस्टी स्टार्ट कर देंगे, और ये जो डायनेस्टी स्टेब्लिश करेंगे, दिस वाज द फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि ही स्टेब्लिश फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पहली शिया डायनेस्टी स्टेब्लिश किसने करी थी? खिज्र खान ने। और आप लोगों को पता ही है, मुस्लिम धर्म में दो कास्ट होते हैं, दो संप्रदाय होते हैं, एक शिया और सुन्नी। और अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव के बाद सेकंड हमने डिस्कस की थी खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी के बाद हमने डिस्कस की थी तुगलक डायनेस्टी। ये तीनों जो डायनेस्टी थे, ये जो तीनों वंश थे, ये तीनों वंश एक प्रकार से कौन से वंश थे? सुन्नी वंश थे। क्लियर? और अब जो आ गया है वो आ गया है शिया डायनेस्टी या शिया वंश, और इसे ही कहा जाता है सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर अब रूल करेगा लगभग 47 ईयर के अप्रोक्स कौन सी डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश। चलिए, तो हम बात करते हैं, और हम आगे पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में।